मिनिमल कॉस्ट पे फ्यूल बनाकर उसको यूज़ कर रहे हो हाइड्रोजन का, बल्कि उसको जलने के बाद आप फिर से पानी का मात्रा भी बढ़ा रहे हो वायुमंडल में। डॉलर कहीं रहने वाला नहीं है, क्योंकि डॉलर बचा ही इस वजह से है, पेट्रो डॉलर वाला डील करके। जब पेट्रोलियम ही नहीं रहेगा तो डॉलर भी साथ में खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के जो मेंबर्स थे उनके साथ डील कर लिया। अमेरिका इनसे सिर्फ एक चीज चाहता था, और वो था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर में तेल बेचे। अभी 1-2 दिन पहले नितिन गडकरी हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार में पार्लियामेंट पहुंचे। जनरली जो इस लेवल के मंत्री होते हैं उनको बुलेट प्रूफ कार दिया जाता है, वो उसी से आते जाते। बट जैसा कि गडकरी की आदत है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, कार्स के फील्ड में, बसेस के फील्ड में, वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहता है, रोड्स के फील्ड में। तो इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार वो पार्लियामेंट हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार में गए। मतलब इसका ये है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार में पार्लियामेंट पहुंचे। और चूंकि नितिन गडकरी ने ऐसा किया था तो ये नेशनल हेडलाइन बन गया, ये न्यूज बन गया। अब आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों किया। बेसिकली जो हम लोग फ्यूल जनरली यूज करते हैं गाड़ियों में, वो ज्यादातर पेट्रोल और डीजल होता है। इससे पहले घोड़ा गाड़ी चला करता था 100-125 साल पहले, और घोड़ा गाड़ी को रिप्लेस किया पेट्रोल वाली गाड़ियों ने, डीजल वाली गाड़ियों ने। और इनको जो हम ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, ये ज्यादातर पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। और ये ऐसा लगभग पिछले 100 साल से हो रहा है। 100 साल से हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हुए आ रहे हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए। हालांकि 100 साल से भी पहले से, जब टेस्ला जैसे लोग हुआ करते थे, टेस्ला जैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं जो ज्यादातर जिसको दबा दिया गया है, उन्होंने ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी ढूंढने की कोशिश करी थी जिससे कि प्रदूषण वगैरह कम हो, जो फॉसिल फ्यूल से ना बना हुआ हो। क्योंकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो फ्यूल होते हैं तो वो तो लिमिटेड है। प्राचीन काल में कभी डायनासोर्स वगैरह मर के दब गए थे, पेड़ पौधे दब गए थे, उससे ईंधन बन रहा है, तो वो तो लिमिटेड अमाउंट में दबे होंगे ना, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि चूंकि वो उसमें कार्बन काफी ज्यादा होता है, मतलब वो जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स कि हेल्थ को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, गर्मी बढ़ती है, जो क्लाइमेट चेंज वगैरह जो हम बोलते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो ये सब चीजें होती है। इस तरह का नुकसान होता है जब हम ट्रेडिशनल फ्यूल अभी यूज करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जैसे कि तेल, नेचुरल गैस वगैरह, जो भी हम लोग अभी तक ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। अब टेस्ला तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि टेस्ला ने बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स दिए थे जिसको गवर्नमेंट ने दबा दिया गया है, और बाद में उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम दे दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि ये सब जस्ट बकवास है, कोर कल्पना है। तो चलो हम टेस्ला तक नहीं जाने वाले कि टेस्ला ने क्या क्या दिया था, क्या बेटर ऑल्टरनेटिव फ्यूल दिए थे। अब हम आते हैं 70s में, जब 30-40 साल तक ये जो कंट्रीज थे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह प्रोड्यूस कर रहे थे, जब 30-40 साल तक नॉर्मल सब कुछ चलता रहा, अचानक से इन्होंने प्लान किया, एक शातिराना आइडिया इनके दिमाग में आना। और ये पेट्रोलियम वाले कंट्रीज ज्यादातर अरेबियन कंट्रीज थे। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम सब मिल करके, मतलब ये जो अरेबियन कंट्रीज ज्यादातर थे जिनके पास तेल ज्यादा निकला था, जो आप कह सकते हो कि दुनिया का आधा से ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहे थे, इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम सब मिल करके एक ग्रुप बना लें, तब हम मोनोपोली नहीं, ओलिगोपोली बना सकते हैं। ओलिगोपोली का मतलब होता है कि कुछ प्लेयर्स मिल करके डिसाइड करेंगे कि इनका सप्लाई कितना होगा, डिमांड कितना होगा, प्राइसेस कितना होगा। तो इन कंट्रीज ने मिल करके, अरेबियन कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम दिया ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक बेसिकली प्राइसेस को, फ्यूल के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, तेल और गैस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग दुनिया को अपने तरीके से चला सकें। क्योंकि बिना तेल और गैस के तो दुनिया चलनी नहीं थी, सबकी ऑटोमोबाइल्स रुक जाती, प्लेन्स रुक जाते, हम चला ही नहीं पाते। मैक्सिमम कंट्रीज के पास अभी भी खुद के तेल के भंडार नहीं है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम तेल कंट्रोल करते हैं तो हम पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं। आइडिया बेहद खतरनाक और अच्छा था। तो इन्होंने जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनाया, मतलब वो ग्रुप बनाया, उसके बाद इन्होंने डिक्टेट करना शुरू किया टर्म्स को 70s में। और इसकी वजह से एक बहुत मेजर इशू क्रिएट हो गया। 70s में एक तरह का रिसेशन टैग का आ गया वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि इन्होंने अपने तरीके से हर चीज मैनिपुलेट कर दिया, तेल को कंट्रोल किया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठहर सी गई। अब यहाँ पे एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका हमेशा से सेल्फिश रहा है, मतलब अमेरिका को दुनिया के भला से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका इस बात को मानता ही नहीं है कि हम सारे लोग एक हैं, ह्यूमंस मतलब एक स्पीसीज हैं।
अमेरिका का है कि बस कुछ चुने हुए लोग, जैसे इन ओपेक वालों ने सोचा था कि ओलिगोपोली बनाएँगे, वैसे ही अमेरिका ओलिगोपोली में विश्वास रखता है। जस्ट ओलिगोपोली या कह सकते हैं कि वो मोनोपोली में विश्वास रखता है। मतलब अमेरिका चाहता है कि वो अकेला राज करे। अमेरिका में चंद लोग बैठे हुए हैं, जो आप कह सकते हो कि सुपर नहीं, मेगा रिच हैं या उससे भी ऊपर के हैं। वो चाहते हैं बस वो अच्छे से रहें, वो गॉड लाइक पावर चाहते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका ने अपना फ़ायदा देखा। अमेरिका ने इनको रोका नहीं। अमेरिका उस टाइम सबसे पावरफुल कंट्री हो चुका था। वो चाहता तो 70s में इनको मना कर सकता था, इनको तितर-बितर कर सकता था, इनको बर्बाद कर सकता था, इनको फ़ोर्स कर सकता था ऐसा नहीं करने के लिए, मतलब ऑयल को कंट्रोल नहीं करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। उल्टा अमेरिका ने इनके साथ डील कर लिया। यूएसए मेड अ डील विथ ओपेक। अमेरिका ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के जो मेंबर्स थे उनके साथ डील कर लिया, और उसमें मेनली सऊदी अरेबिया था, जो सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर था। अमेरिका ने उससे डील किया कि देखो, तुम जैसे चाहते हो वैसे तेल बेचो, मतलब कंट्रोल करो तुम लोग, ओलिगोपोली चलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अमेरिका का कहना था डील में। बदले में बस हम तुमसे एक चीज चाहते हैं, मतलब अमेरिका इनसे सिर्फ एक चीज चाहता था, और वो था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर में तेल बेचें। इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया इंडिया को तेल बेचना चाह रहा है, तो सऊदी अरेबिया इंडिया को बोलेगा कि तुम जो रेट फिक्स हुआ उस पे तेल ले लो, वगैरह वगैरह, वो सब तो चलेगा। उसके बाद बोलेगा कि भाई तुमको अगर तेल लेना है तो तुम सऊदी अरेबिया को डॉलर दोगे। इंडिया के पास तो डॉलर है नहीं, इंडिया तो रुपीज में देने जाएगा। तो सऊदी बोलेगा नहीं, मैं रुपीज में नहीं लूंगा, मैं तेल सिर्फ डॉलर में बेचता हूँ। तो अब इंडिया को तेल तो चूंकि चाहिए, तो इंडिया तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर खरीदेगा अमेरिका से जाकर के, और इसी तरह से बाकी सारे कंट्रीज भी। दैट मीन्स कि अमेरिका का जो डॉलर है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा, और हर कंट्री मिलके कोशिश करेगा कि अमेरिका का डॉलर ना डूबे, क्योंकि अमेरिका का डॉलर डूबा तो वो कंट्रीज, सारे कंट्री हॉल्ट पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह से फंसा करके अमेरिका ने पूरी दुनिया में डॉलर की हेजेमोनी कायम की। इस तरह से अमेरिका ने डॉलर को सेंट्रल करेंसी, वर्ल्ड करेंसी बना के रखा। कोई अच्छे तरीके से नहीं, शैतानी दिमाग लगा करके, मतलब दुनिया को एक तरह से कह सकते हो ठग करके, और जस्ट एक डील करके ओपेक के साथ। ये अरेबियन कंट्रीज जो होते हैं, जिनके पास तेल तो है, बट शायद तेल के साथ कुछ और भी मिला होता तो बेटर रहता। तेल तो इनके पास है, बट कहीं ना कहीं इनके पास दिमाग की कमी है। ये अपने थोड़े से बेनिफिट्स के लिए, इमीडिएट बेनिफिट्स के लिए अमेरिका के साथ चिपक लिए, क्योंकि अमेरिका ने इनको सिक्योरिटी का वादा कर दिया, अमेरिका ने इनको फ्रीडम देने का वादा कर दिया कि तुम लोग जैसे चाहते हो वैसे दुनिया को चलाओ, तेल के मामले में, पेट्रोल के मामले में। और हम जो है, मतलब अमेरिका, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सस्ते में तेल देते रहो, मतलब अमेरिका को, और डॉलर को में ही तेल बेचो। इसी को पेट्रो डॉलर, जो हम सुनते आ रहे हैं लंबे समय से, इसी को पेट्रो डॉलर बोला गया है। पेट्रो डॉलर मतलब पेट्रो और डॉलर का शैतानी डी, जिससे कि पूरी दुनिया को पेट्रोल और डॉलर के थ्रू कंट्रोल किया जा सके। ये हुआ 70s में, निक्सन के टाइम में। अब यहाँ से मेन ड्रामा शुरू होता है। अब ये दुनिया जो है वो एक आदमी नहीं चला सकता, उसकी औकात से बाहर की बात है। ये दुनिया इस तरह से बनाई गई है। अमेरिका ने जब ये ड्रामा किया, जब अमेरिका ने पेट्रो डॉलर साइन किया, मतलब पेट्रो डॉलर सीन में लाया कि सिर्फ पेट्रोलियम और डॉलर के थ्रू पूरी दुनिया चलेगी, वैसे में अब इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज मानने से इनकार कर गए, और जैसे जैसे जो भी कंट्री इनकार करते रहे, अमेरिका आने वाले समय में उनको रगड़ता रहा। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में अर्जेंटीना ने इनकार किया, उसको रगड़ दिया, क्यूबा ने इनकार किया, उसको रगड़ दिया। अगर रसिया मानने से इनकार किया तो रसिया के साथ अलग ही लड़ाई चला रखा था लंबे समय से। अगर इनको बाद में इराक ने मानने से इनकार किया, इराक को बर्बाद कर दिया। अगर इनका लीबिया, सूडान, कुछ भी, कोई भी, अगर जैसी कहीं से भी अमेरिका को पेट्रो डॉलर पे खतरा महसूस हुआ, जिसमें ऑफ कोर्स अरेबियन कंट्रीज की भूमिका रहती थी, कहीं ना कहीं अमेरिका उनको खत्म कर देता रहा। और ये मामला सिर्फ बड़े लेवल तक सीमित नहीं था, ये छोटे लेवल पे भी चल रहा था। मतलब अगर कोई बंदा या कोई कंपनी इस तरह का कोई फ्यूल लेके मार्केट में आता था जिससे पेट्रोलियम को खतरा हो सकता था, अमेरिका उस बंदे को मरवा देता था, या मरवाने में मदद करता था, या उनको रास्ते से हटा देता था। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक मेयर नाम के बंदे का, MEYER, अमेरिका का था। 80s में मेयर ने पानी से चलने वाला एक का कार बनाया। पानी से चलने का मतलब है हाइड्रोजन से। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, H2O। अगर आप पानी को गर्म करते हो या पानी को तोड़ते हो, तो पानी 2 पार्ट में टूटता है। 2 तरह की गैस पानी से निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी भारी होता है। तो
उस बंदे ने, मेयर नाम के बंदे ने 80s में एक ऐसा कार बना करके और दुनिया के सामने में चला के दिखा दिया, लाइव। उस टाइम ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के ज़माने नहीं था, तो टीवी चैनल के कुछ चैनलों पे ही आया होगा। उन्होंने चला के दिखाया और एक कार अच्छे से बहुत दूरी तक पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी दी और उसको सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, पेटेंट भी करवा लिया। अब अगर ऐसा हो गया होता उस टाइम में, तो फिर पेट्रोल तो खत्म हो चुका होता दुनिया से, पेट्रोल के साथ डॉलर भी। जब भी पेट्रोल खत्म होगा, डॉलर का जाना तय है। या तो डॉलर पेट्रोल से पहले गिरेगा और नहीं तो पेट्रोल के साथ तो डॉलर का गिरना तय है, क्योंकि डॉलर बचा ही हुआ है किसी अच्छाई की वजह से नहीं, पेट्रोल के साथ डील करने की वजह से। अमेरिका को खतरा महसूस हुआ, सऊदी अरेबिया को खतरा महसूस हुआ और ये जो पेट्रो डॉलर वाले कंट्रीज थे, मतलब अमेरिका एंड अरेबियन कंट्रीज, इन्होंने उस बंदे को आने वाले समय में निपटा दिया, ऐसा बोला जाता है। कुछ समय बाद जो मेयर था, उसके पेटेंट को तो इन्होंने जब्त कर लिया, उसको बोल दिया इलीगल है, उसको बोल दिया कि ये गलत है, ये फेक है, फ्रॉड है, उस पर केस भी डाल दिया, क्या पता उसको सजा भी दिलाया हो। और बाद में एक दिन वो बंदा रेस्टोरेंट में खाना खा के निकला और उसके बाद निकलते ही मर गया। वो बोलते रह गया कि मुझे पॉइजन कर दिया गया, पॉइजन कर दिया गया है। मतलब उस बंदे को जहर देके मार दिया इन्होंने। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और अलग-अलग कंट्रीज में। ह्यूमन्स जो है वो कहीं कुछ भी कर लेते हैं, मतलब ह्यूमन्स में ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे का बाल-बच्चा कुछ कर पाएगा या एक ही कंट्री के लोग कुछ कर पाएंगे, कहीं कोई भी। हो सकता है केन्या में कोई बंदा है जो वर्ल्ड को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी लेके आ जाए। टेस्ला ने, ऐसा बोला जाता है कि इस तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में सक्सेसफुल हो गए थे कि वो धरती को भी तोड़ सकते थे। मतलब इस तरह की चीज़ें कोई कहीं भी बना सकता है दुनिया के किसी कोने में भी। तो अमेरिका और ये जो पेट्रो डॉलर वाली कंट्रीज़ थे, मतलब अरेबियन कंट्रीज़ वगैरह, वो अमेरिका की मदद से नज़र रखते थे कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा फ्यूल लेके ना आ जाए जिससे कि पेट्रो डॉलर को चुनौती दे सके। तो 70s में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और पेट्रो डॉलर आया, तो 70s में काफ़ी रिसर्च हुए हाइड्रोजन फ्यूल पे, ईवीज़ पे, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली व्हीकल्स है, बैटरी वाले। और 70s, 80s, 90s तक आते-आते उनको दबा भी दिया गया। अमेरिका एंड ये मिल करके गल्फ कंट्रीज ऐसे सारे रिसर्च को या तो इनवैलिड घोषित कर दिए, उनकी फंडिंग रुकवा दी, क्योंकि पैसे भी यही कंट्रोल करते थे उस टाइम में, अभी भी मोस्टली यही करते हैं। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इनके कंट्रोल में था, ये तेल इनके कंट्रोल में था, इन्होंने सबको या तो मरवा दिया या खत्म कर दिया सीन को। मतलब ये जो रिसर्च बहुत ज़्यादा हुआ था 70s 80s में हाइड्रोजन फ्यूल पे और ईवीज पे, वो 80s 90 तक आते-आते खत्म भी हो गया। उसके बाद इस पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दिए, हल्का-फुल्का कोई ट्राई किया, जैसे-जैसे ट्राई करता था उसको मरवा दिया जाता था। आने वाले समय में 1990 से 2000, 2000 से 2010 तक में कुछ खास इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। एंड देन 2010 तक आते-आते आता है सोशल मीडिया का ज़माना, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि हम लोग रियल डेमोक्रेसी में अब जी रहे हैं सोशल मीडिया के आने के बाद। जो मीडिया कंट्रोल मीडिया थी, मेनस्ट्रीम मीडिया थी, वो इनके हाथ से निकल गई, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया को लोग देखना ही बंद कर दिए, सुनना ही बंद कर दिए, पढ़ना ही बंद कर दिए, कम कर दिए। सोशल मीडिया सब पे भारी पड़ गया। मतलब जो मीडिया वाला पावर था पब्लिक के हाथ में चला गया और अब सच को दबाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। ऐसे टाइम में अब लोग ढूंढ-ढूंढ के सच को उजागर कर रहे हैं। अब लोग ढूंढ-ढूंढ के एडिसन को नहीं, टेस्ला को क्रेडिट दे रहे हैं। अब लोग यहाँ उस लेवल तक जाना चाह रहे हैं जहाँ पे सच्चाई था, जो सच था, लोग सच का साथ दे रहे हैं। लोग टेस्ला को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, एडिसन को नहीं, जबकि टेस्ला खुद गरीबी में मरा। लोग अब सच्चाई के पीछे भागना शुरू कर दिए हैं। लोग झूठ को विश्वास करना बंद कर चुके हैं। अब आप झूठ नहीं फैला सकते, मीडिया आपके पॉकेट में नहीं है। आप कंट्री हो या कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई बहुत पावरफुल इंडिविजुअल हो, आप मीडिया चूंकि कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हेंस आप पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप ओपिनियन को अपने तरीके से घुमा नहीं सकते। हालांकि लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं इस सब पे, बट उस लेवल का अब इम्पैक्ट नहीं निकलता है जो पहले बहुत इजीली निकल जाता था जब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करते थे। यही वजह है कि अब जब लोग सच की तलाश में इधर-उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह के आने के बाद से स्पेशली, तो लोग फिर से हाइड्रोजन फ्यूल तक पहुँचे। हाइड्रोजन फ्यूल तक पहुँचे, ईवीज़ तक पहुँचे और तभी आप देखोगे कि 2010 के बाद से एक्सेलरेट हो गया है इस फील्ड में रिसर्च फिर से। जो 70s 80s में बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर दबा दिया गया था, वो फिर 2010 के बाद स्टार्ट हुआ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव के साथ, और इस बार इसको दबा नहीं पा रहे ये कंट्रीज। इस बार ये आउट ऑफ हैंड है और इसमें बहुत हद तक रोल 2-4 कंट्रीज ने भी प्ले किया है। जैसे अमेरिका ने क्यूबा को दबाया था, क्यूबा आउट ऑफ हैंड है अमेरिका से अभी। हालांकि क्यूबा ने इधर ज़्यादा रोल तो प्ले नहीं किया, लेकिन रशिया, यूएसएसआर को जो अमेरिका तोड़ के रसिया को अलग कर दिया था और रसिया बहुत कमज़ोर पड़ गया था एक ज़माने में। पुतिन के आने के बाद से रसिया बाउंस बैक किया। पुतिन 2000 के पहले से आए हुए हैं सीन में, रशियन पॉलिटिक्स में। उन्होंने धीरे-धीरे रसिया को ऑर्गेनाइज़ किया और रसिया को पावरफुल बनाया। जैसे-जैसे रसिया पावरफुल बनता गया, अमेरिका कमज़ोर होता चला जा रहा है।
उसी तरह से एंट्री होती है चाइना की। चाइना ने अमेरिका से काफ़ी हद तक पावर छीन लिया है, हर मामलों में। प्रोडक्शन छीना मतलब ऑलमोस्ट 90% चीज़ें ये उसके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। और चाइना चूँकि नए-नए इनोवेशन के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, तो और चाइना कभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहेगा। चाइना भी इसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन फ्यूल में, हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह में। तो ये सब चीज़ों की वजह से इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसमें जो डेवलपमेंट हुई रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा हुए। वहीं पे एंट्री होती है इंडिया एंड मोदी की। मोदी को खुद पसंद नहीं है कि कोई मोदी को डिक्टेट करे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मोदी इस मामले में टोटली अड़ियल इंसान है। मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मोदी को बोले कि ये करो। तो अगर तुम मोदी को बोलोगे कि ये करो, मोदी नहीं करेंगे या जो करना है कर लो। तुम मोदी को डिक्टेट नहीं कर सकते। मोदी कैन नॉट बी डिक्टेटेड। मोदी इज़ नॉट फॉर सेल। मोदी बिकाऊ नहीं है। तो मोदी जैसे नेता जब भारत में आए तो भारत भी इसी लाइन पे चल पड़ा। इंडिया भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रिसर्च में। इंडियन लोग वैसे भी ये सब मामलों में काफ़ी इंटेलिजेंट और शातिर होते हैं। अगर इनको थोड़ा-सा भी हेल्प मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से या सिर्फ सपोर्ट भी मिल गया, नॉट फाइनेंशियल, तब भी ये लोग खुद ही इन्वेंट कर लेंगे। और वही हुआ, मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और इंडिया में तड़ातड़ नए तरह के इनोवेशंस होना शुरू हो गए, इन्वेंशन होना शुरू हो गए, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल भी एक था। ईवीज़ के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में हो चुका है। तो इस तरह की जो पावरफुल कंट्रीज आए 2010 के बाद, चाइना, रशिया, इंडिया, इन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया और काइंड ऑफ ये जो पेट्रोल डॉलर था, उसको उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। और पेट्रोल डॉलर अब अपने आखिरी सांस से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो गिन रहा है। अगला 5 से 10 सालों में आप पेट्रोल डॉलर को जीरो पे जाते हुए देखोगे, या हो सकता है 10 साल भी ना लगे, अगला 5 सालों में ये सारी चीजें होने वाली है। अब यहीं पे सीन आता है नितिन गडकरी का जो अपडेट आया था 1-2 दिन पहले कि वो हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार में पार्लियामेंट पहुंचे। ये जस्ट एक लाइन नहीं है, ये जस्ट एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। नितिन गडकरी बुलेट प्रूफ कार छोड़ के एक कार में गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि इसका मतलब है कि अब हमारे पास ऐसी कारें आ चुकी हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने लग गई है। और हाइड्रोजन फ्यूल से नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन से। अब आप बोलोगे हाइड्रोजन का तो कोई कलर होता नहीं है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि जब हम हाइड्रोजन बना रहे हैं तो ऐसी टेक्निक से बना रहे हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन पानी से तोड़ने की उसको गर्म करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम तोड़ते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी तो लगता है ना। तो वो जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो तेल जला करके नहीं करते हैं, पेट्रोल जला के, नेचुरल गैस जला के नहीं करते हैं। वो एनर्जी हम लोग सोलर एनर्जी यूज करके करते हैं। वो एनर्जी हम लोग विंड एनर्जी यूज करके करते हैं। मतलब वो उन चीजों, जैसे कि हम धूप से इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, मान लो सोलर एनर्जी को हमने बैटरी में कन्वर्ट किया, बैटरी से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, कहीं से कोई प्रदूषण नहीं हुआ, कोई फॉसिल फ्यूल नहीं जला, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ। तो इससे जो हाइड्रोजन निकलेगा, पानी, हाइड्रोजन तो पानी से ही निकल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन निकालने के लिए जो एनर्जी लगा रहा है वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल वाला नहीं है, टोटली क्लीन एनर्जी है, टोटली रिन्यूएबल एनर्जी है। वो सोलर एनर्जी है, वो विंड एनर्जी है। तो इससे जो हाइड्रोजन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब टोटली टोटली एक कह सकते हो नेचुरल, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। तो होता ये है कि पहले पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और चूंकि पानी अनलिमिटेड मात्रा में धरती पे अवेलेबल है, अगर हम इस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ पाए तो आने वाले हजारों साल तक, हो सकता है लाखों साल तक, अनलिमिटेड एनर्जी अवेलेबल रहेगा हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, जब हाइड्रोजन जलता है, मतलब जब फ्यूल जलेगा, तो जलने के बाद, जलने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन से आकर के साथ में जलेगा तब गाड़ियाँ चलेंगी। मतलब जलेगा तो एनर्जी देगा, और जलने के बाद ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वापस से भाप बन जाएगा, पानी बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा। आप हाइड्रोजन ला रहे हो, हाइड्रोजन जला रहे हो, कारें चला रहे हो, प्लेन चला रहे हो, और फिर वो हाइड्रोजन जलने के बाद वापस से पानी बन जा रहा है। फिर पानी को आप तोड़ रहे हो, पानी बन जा रहा है, मतलब भाप बन जा रहा है, मतलब बादल बन जा रहा है। फिर वो बादल कहीं ना कहीं तो बारिश करेगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर आप समुद्र के पानी को तोड़ तोड़ के ऐसा करोगे तो उल्टा आप वातावरण में पानी की मात्रा भी बढ़ा रहे हो। मतलब जो वाटर सोर्स है वातावरण में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। मतलब ऐसा पानी जो पीने लायक नहीं था समुद्र में, उसको तोड़ के आपने हाइड्रोजन बना लिया इलेक्ट्रोलाइसिस से, उसको फ्यूल की तरह यूज कर लिया, बिना पॉल्यूशन के, जीरो पॉल्यूशन यूज करने के बाद आपका वो फ्यूल जलने के बाद पानी बना दिया, और पानी चला गया वातावरण में। वातावरण में मतलब बादल बन गया, वो पानी बादल बन के वो बारिश होगा, वो फिर पीने लायक पानी बन जाएगा। मतलब ना सिर्फ आप फ्यूल फ्री का यूज कर रहे हो, फ्री का मतलब बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग लगेगा बनाने का, उसको आप फ्री का भी मान सकते हो, या बहुत मिनिमल कॉस्ट पे बनेगा है। तो ना सिर्फ आप ऐसा कर रहे हो, मिनिमल कॉस्ट पे फ्यूल बनाकर उसको यूज कर रहे हो हाइड्रोजन का,
बल्कि उसको जलने के बाद आप फिर से पानी का मात्रा भी बढ़ा रहे हो वायुमंडल में। दैट मीन्स कि आपके पास बारिश भी ज़्यादा होने वाली है आने वाले समय में और पीने का पानी भी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहेगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ऑसम कॉन्सेप्ट है और इसको कैसे पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अमेरिका उन गल्फ कंट्रीज़ ने दबा दिया था ताकि ये लोग 150 साल तक राज कर सके दुनिया पे। मतलब इन्होंने कैसे दुनिया वालों के साथ खेला है, बट चलो उस पे हम कभी बाद में आएँगे। अब आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल पे अगेन। तो ये तो हुआ इसका प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस करो, जहाँ पे उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ करके गर्म करके तोड़ दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन को अलग इकट्ठा कर लो, हल्का होता है, ऑक्सीजन भारी होता है, अलग सिलेंडर में इकट्ठा कर लो। हाइड्रोजन को दबा करके जैसे एलपीजी वगैरह होता है, एलएनजी होता है, वैसे करके जैसे भी आप उसको यूज़ करने लायक बना दो कार वगैरह में। ऑक्सीजन को आप मेडिकल फैसिलिटीज़ में भेज दो, हॉस्पिटल्स वगैरह में, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का काम पड़ता है। इस तरह से आपको दोनों यूज़ हो गया। इसके अलावा ये तो हो गया चलो कि बेनिफिट ही बेनिफिट अभी तक निकला। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 3 गुना ज़्यादा है पेट्रोल से। मतलब कि जितना 3 लीटर पेट्रोल जलने के बाद एफिशिएंसी देता है, एनर्जी देता है, उतना सिर्फ 1 लीटर हाइड्रोजन देगा। मतलब अगर मेरी कार 60 लीटर पेट्रोल यूज़ करके 600 किलोमीटर जाती है, तो मेरी कार सेम 60 लीटर हाइड्रोजन यूज़ करके, हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करके छतिया 1800 किलोमीटर जाएगी। रेट भी कम होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप पर किलोमीटर रेट देखोगे जितना हमें पेट्रोल का देना पड़ता है, उससे हो सकता है 10-20 गुना कम पड़े हाइड्रोजन में। मतलब ये सुन के ऐसा लगेगा कि ये जस्ट विन-विन, मतलब इतना ऑसम टेक्निक है, फिर इसको दबा क्यों दिया गया? तो बात वही है, इसको दबा दिया गया था क्योंकि वो लोग अपना बेनिफिट देख रहे थे। अमेरिका को किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है कि दुनिया आगे जाए, पीछे जाए। अमेरिका को है कि अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए। अगर दुनिया को पाषाण युग में भेज करके अमेरिका उन पे कंट्रोल कर पाएगा, तो अमेरिका पूरी दुनिया उड़ा के पाषाण युग में जाकर के वहाँ पे कंट्रोल करके बैठा करेगा। अमेरिका को इस बात से मतलब ही नहीं है कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अमेरिका को इस बात से मतलब है कि उसका कंट्रोल है या नहीं है। इसी वजह से इतने ऑसम टेक्नोलॉजी को 80s में अमेरिका ने दबा लिया था। तो ये तो हो गया ब्रीफ में कि हाइड्रोजन फ्यूल कैसे बनता है या कैसे ये ऑसम टेक्निक है, कैसे ये ऑसम फ्यूल है। अब हम ये समझेंगे कि इसमें हम लोग अभी कर क्या रहे हैं। चलो ठीक है, अब ये अमेरिका के हाथों से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, ये दुनिया के हाथों से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। अमेरिका अभी भी हाइड्रोजन फ्यूल के फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनीज है उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इन्वेस्ट किया है ईवीज में, बैटरीज में, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सके, ताकि उनसे चलने वाले बैटरी से चलने वाली कारें बन सके, ताकि वो फिर से उसे कंट्रोल करके कमाए। बैटरी बनाने वाला लिथियम पे कंट्रोल कर लेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे कंट्रोल कर लेंगे और फिर वो फिर से फ्यूल को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हाइड्रोजन फ्यूल आएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूल है। इस पे कोई कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई एक पर्सन, कोई एक संस्था कंट्रोल नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस कंपनी इस पे कंट्रोल कर लेगी। मेरी मर्जी होगी, मुझे कुछ फंडिंग मिल जाएगा या मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं भी बना सकता हूँ। मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, कंट्रोल बाहर चले जाएगा किसी एक गवर्नमेंट या इवन किसी भी गवर्नमेंट के हाथों से या किसी एक कंपनी के हाथों से। तो खास करके बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, अमेरिका तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। अमेरिका ट्राई करेगा कोई विश्व युद्ध हो जाए, कुछ उस तरह की घटना घट जाए ताकि ये टेक्नोलॉजी को फिर से दबा दिया जाए। बट वहीं अगर 5-10 साल मोदी एंड टीम जो है, मोदी, शी जिनपिंग या पुतिन या ये जो अभी नए-नए पावरफुल कंट्रीज बन रहे हैं, अगर इन्होंने 5-10 साल तक लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी, तो चांसेस है कि हाइड्रोजन फ्यूल का ज़माना आ जाएगा। दैट मीन्स कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, जो हमारा प्रोग्रेस है, वो सैकड़ों, हज़ारों गुना तेज़ी से आगे जाने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड फ्यूल होगा। तो अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं कि इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और भारत अभी इसमें क्या कर रहा है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब भारत अभी करीब-करीब 150 पौने 200 बिलियन डॉलर का तेल आयात करता है, तेल मंगवाता है। मतलब कि आप समझ लो 160-170 बिलियन डॉलर का तेल भारत खरीद रहा है हर साल। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इतना किसी और फील्ड में लगाया जाए या इसका हाथ भी, तो मतलब भारत बहुत तेज़ी से चमक सकता है, बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। 160 बिलियन डॉलर या 170 बिलियन डॉलर सिर्फ तेल पे खर्चा करना एक बहुत बड़ी डील होती है। कोई कंट्री मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिनकी तो इकोनॉमी भी इतनी नहीं है, उतना भारत सिर्फ तेल खरीदने पे खर्चा कर रहा है, क्योंकि हम तेल बहुत यूज़ करते हैं, तेल और गैस। हेंस अगर फ्यूचर में देखा जाए तो भारत तेल पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करता हुआ नजर आ रहा है और प्लान भी कर रहा है। इसी क्रम में इंडिया रसिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था, सारे टैरिफ वगैरह होने के बावजूद भी, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा अमाउंट तेल पे खर्च करता है। तो भारत तो चाहेगा ना कि तेल पे खर्चा कम किया जाए किसी तरह से।
जिसके चक्कर में भारत रसिया से जब कम सस्ते में तेल मिलना शुरू हुआ, तो भारत किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना रसिया से तेल खरीदना शुरू किया, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा तेल में जाता है, तो हम तो उसे कट करने की कोशिश करेंगे। अब आता है कि भारत का प्लान क्या है? भारत ने अभी भी प्लान लिया है कि भाई हम 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक हाइड्रोजन से बनाएँगे। ये बहुत मॉडेस्ट टारगेट है, छोटा टारगेट है। लेकिन चूँकि अभी 0 मिलियन मीट्रिक टन भारत बना रहा है हाइड्रोजन फ्यूल से, तो आप कह सकते हो कि ये अभी के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा है। बट देन 5 मिलियन मीट्रिक टन बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया जो है वो उसको करीब-करीब 200 मिलियन मीट्रिक टन अभी पर ईयर खरीदना पड़ता है तेल वगैरह। अब हम सिर्फ 5 मिलियन मीट्रिक टन का टारगेट कर रहे हैं 2030 तक। अभी हम 200 मिलियन मीट्रिक टन तो सिर्फ तेल खरीद रहे हैं बाहर के कंट्रीज़ से। आप समझ सकते हो कि 5 मिलियन मीट्रिक टन बहुत ही कम है, जो हमारा प्लान है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि शुरू में जो प्रोग्रेस होता है वो स्लो होता है। अगला 5 साल में अगर हम 0 से 5 मिलियन मीट्रिक टन भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेके चले गए, हाइड्रोजन फ्यूल के प्रोडक्शन को, तो उसका जो अगला 5 साल होगा उसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन से 100 या 200 मिलियन मीट्रिक टन जाने में कोई बहुत डिफिकल्टी हमें नहीं आएगी। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनिशियल जो प्रोग्रेस होता है वो काफ़ी धीरे-धीरे होता है। इसीलिए भारत ने एक मॉडेस्ट अप्रोच लिया है कि अभी 0 से 5 ले जाना है 2030 तक। अभी हम 200 मिलियन मीट्रिक टन खरीदते हैं बाहर से, तो तब तक हो सकता है वो बढ़ कर के 250 हो जाए, पौने 300 हो जाए। लेकिन 2035 तक आते-आते, 2040 तक आते-आते, भारत काइंड ऑफ अपना 50 से 90% जो फ्यूल है, वो या तो हाइड्रोजन पे कर देगा या हाइड्रोजन और ईवीज़ के मिक्स कर देगा। मतलब कि तेल पर से जो डिपेंडेंसी है, वो भारत बहुत ही कम करने वाला है 2030 तक आते-आते, और 2040 तक जाते-आते ऐसा हो सकता है कि भारत तेल से मुक्त हो जाए। मतलब तेल पर डिपेंडेंसी से फ्री हो जाए, भारत तेल से इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि तेल वाले जो कंट्रीज़ है, वो भारत के साथ इंटरफेयर ना कर पाए भारत की पॉलिटिक्स में, या भारत को डिक्टेट नहीं कर पाए, जो कि मोदी का वे ऑफ वर्किंग है, मोदी का मॉडस ऑपरेंडी है। मोदी डज़न्ट लाइक टू बी डिक्टेटेड, और यही होने वाला है। तेल एकमात्र फ़ील्ड है जहाँ पे मोदी की दुखती नस है, जहाँ पे कोई भी हाथ रख देता है और मोदी कुछ नहीं बोल पाते। क्योंकि तेल नहीं होगा, देश पूरा एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। हेंस तेल को लेके मोदी शांत रहते। जब तक तेल पर से या तो आत्मनिर्भरता ना आ जाता है, या तेल पर से फ्रीडम ना मिल जाता है, हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आ जाता है, तब तक मोदी ऐसे ही शांत रहने वाला है। जैसे ही तेल पर से हमें फ्रीडम मिलेगा, मतलब हम दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल लेकर के आ जाएँगे, उसके बाद मोदी और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाने वाले हैं पॉलिटिक्स में। तो जैसे-जैसे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल पर डिपेंडेंसी बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हम लोग इनके चंगुल से मुक्त होते जाएँगे। कोई भी कंट्री भारत को डिक्टेट नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर, अगर भारत तेल पर से डिपेंडेंसी कम कर देता है तो। ना सिर्फ अनलिमिटेड बेनिफिट होगा पैसों के मामले में, खर्चा कम पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से कोई एक आदमी, एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्टेट नहीं कर पाएगा, कोई एक कंट्री डिक्टेट नहीं कर पाएगा। इससे डॉलर तो गया, डॉलर कहीं रहने वाला नहीं है, क्योंकि डॉलर बचा ही इस वजह से है, पेट्रो डॉलर वाला डील करके। जब पेट्रोलियम ही नहीं रहेगा तो डॉलर भी साथ में खत्म हो जाएगा। और एनीवे डॉलर को की हेजेमनी को खत्म करने के लिए बहुत सारे डील्स अभी दुनिया में चले हुए हैं। ब्रिक्स जो है वो अलग ही दिमाग लगा रहा है। तो चलो वो तो खत्म हो ही गया। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल मार्केट में आता है फुल फ्लेज्ड में, तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो सूनर देन लेटर चेंज हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने में जहाँ 10 साल लगने वाले थे, 20 साल लगने वाले थे, वहाँ 20 साल, 25 साल, 30 साल नहीं लगेगा। अगला 5 से 10 सालों में वर्ल्ड ऑर्डर 100% चेंज हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन फ्यूल तेजी से एंट्री मारता है तो। तेल पर से डिपेंडेंसी गया, मतलब कोई भी कंट्री यूएस की बात मानने से साफ-साफ इनकार कर देगा। इवन छोटे-छोटे जो स्मॉलर कंट्रीज़ है वो भी, कोई नहीं चाहता है कि उसको कोई दूसरा आके डिक्टेट करे। इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भले ही इसको ये लोग दबा के रखा लंबे समय से, अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अगर थर्ड वर्ल्ड वार वगैरह नहीं छिड़ता है तो। इसलिए गडकरी का हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार में पार्लियामेंट जाना इतना इम्पोर्टेंट घटना है।